Hi everyone, this is साक्षी and I welcome you all to today's session. I hope बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी. So we are back in the class जहाँ पर हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पर हम लोग 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट जो क्वेश्चन है वो न्यू पैटर्न पे बेस्ड है. जी हाँ, सो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं. 10 to 12 मॉक हम लेकर आएंगे जस्ट जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन अब आने वाले हैं, किस तरह की प्रिपरेशन आपको करने की ज़रूरत है. तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पूरी एनर्जी, पूरे एंथुजियाज्म के साथ. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे हम लोगों के सामने है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन. ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट. ठीक है, हमें पता है स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है. पार्ट में हमने एक सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, करा है. वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर. किसी एक पार्ट में हमारा एरर हो सकता है, हमको सेलेक्ट करना है वो पार्ट जहां पर आपका एरर हो सकता है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. ठीक है, तो seldom before in the history of international relation has the global community been confronted with so many crises simultaneously, demanding an unprecedented level of cooperation. ठीक है भाई, चलो तो देखते हैं. थोड़ा सा टफ सा हमें सेंटेंस लग रहा है, बट एरर अगर आप देखोगे ना, एरर बहुत सिंपल है इसमें. ठीक है, चलो फिर करते हैं. ठीक है, सेल्डम बिफोर इन द हिस्ट्री. ठीक है, शायद ही ऐसा कभी हुआ है हमारी हिस्ट्री में, अगर हम देखें जहाँ पर हमने इंटर रिलेशंस के बारे में बात करी है. ठीक है, अब यहाँ पर इंटर रिलेशंस की बात हम कर रहे हैं और यहाँ पर हम हैज़ लगा रहे हैं, बट क्योंकि हम हिस्ट्री को मेन, हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है. हिस्ट्री किसकी? इंटरनेशनल रिलेशन की. अब हिस्ट्री किसी भी चीज़ की हो सकती थी, तो जो मेन आइडिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हिस्ट्री, तो हैज़ ही आएगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है, हैज़ द ग्लोबल कम्युनिटी बीन कन्फ्रंटेड. ठीक है, हैज़ के बाद हमने यहाँ पर बीन लिखा है. बीन कन्फ्रंटेड मतलब अब क्या हो रहा है, पहली ही बार शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल कम्युनिटी को बहुत सारे क्राइसिस एक साथ देखने पड़े. ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये क्राइसिस वर्ड होता है विच इज़ सिंगुलर. दिस वर्ड इज सिंगुलर. इफ़ वी हैव टू मेक इट प्लूरल, अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आपको SES को लगाना पड़ता है. ठीक है, SIS की जगह SES हम लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैनी हमारा वर्ड लिखा है, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए था, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. विद सो मेनी क्राइसिस, ये वाला क्राइसिस आने वाला है. ठीक है, तो बहुत सारे क्राइसिस हमने एक साथ देखे जहाँ पर अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत है कि सब कोऑपरेशन के साथ काम करें. दिस इज़ व्हाट द सेंटेंस इज सेइंग. ठीक है, आई होप एरर समझ आया होगा. जिसको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी सिंगुलर प्लूरल की, उसने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता था, और जिसको नहीं पता था उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता. ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन. एक कॉम्प्रीहेंशन हम लेकर आए हैं. ठीक है, करते हैं. इन द परपेचुअल डार्कनेस ऑफ द डार्क ओशन वेयर सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट. तो भाई ओशन के नीचे की बात हो रही है जहाँ पर सनलाइट नहीं घुस पाती. मैनी क्रिएचर हैव इवॉल्व्ड अ रिमार्केबल एबिलिटी. बहुत सारे क्रिएचर्स के पास एक रिमार्केबल एबिलिटी है, बायोल्यूमिनेसेंस की. बायोल्यूमिनेसेंस की एबिलिटी है. क्या होता है बायोल्यूमिनेसेंस? देखो, ल्यूमिनेसेंस इज मतलब जहाँ पर आपकी खुद की आप लाइट क्रिएट कर सको. तो उन द सेंटेंस इज सेइंग कि जो क्रिएचर नीचे रहते हैं उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो अपनी खुद की लाइट को क्रिएट करते हैं, रोशनी क्रिएट करते हैं अपने सरफेस के थ्रू. ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. दिस इज द प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जी हाँ, आगे मतलब लिखा था वैसे. ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद यहाँ पर लाइट को एमिट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं. फार फ्रॉम बीइंग अ मैरली क्यूरियोसिटी, दिस लिविंग लाइट इज़ द वाइटल टूल फॉर सर्वाइवल. ठीक है, अगर आप बात करो सिर्फ मतलब ये कोई जिज्ञासा वाली बात ही नहीं है, उसके अलावा यही एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. वाइटल टूल फॉर सर्वाइवल है. मैनी स्पीशीज लाइक द फेमस एंगलर फिश यूज अ ग्लोइंग अपेंडेज टू ल्योर अनसस्पेक्टिंग प्रे टूवर्ड्स देयर माउथ. ठीक है, तो भाई ये एक एग्जाम्पल दिया है कि एंगलर फिश क्या करती है, अपने अपेंडेजेस जो उसके
पैर जो नीचे का हिस्सा जो निकला हुआ होता है उसमें लाइट लग के वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ल्योर करना मतलब किसी को अट्रैक्ट करना। किसको अट्रैक्ट करती है? प्रे को, जिसको वो खाएगी अपने माउथ की तरफ। अदर एम्प्लॉय सडन फ्लैशेज ऑफ लाइट टू स्टार्टल एंड वार्ड ऑफ प्रेडेटर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रेडेटर को दूर रखते हैं। एकदम से लाइट आएंगी तो प्रेडेटर डर जाएगा और उनकी तरफ नहीं आएगा, ठीक है। उनको दूर रखने के लिए, वार्ड ऑफ मतलब किसी को दूर रखने के लिए कि वो हमारे पास ना आए। बायोल्यूमिनेसेंस ऑल्सो सर्व एज अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अलाउइंग क्रिएचर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, ठीक है। कभी कभी एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की तरह भी यूज होता है जहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि वो क्या कर सके, फाइंड मेट और सिंगल देयर टेरिटरी इन दी वास्ट इनकी ब्लैकनेस। तो मतलब एक तो वो अपनी टेरिटरी आइडेंटिफाई कर सके, भाई जिसने एरिया में वो लाइट जला रहे हैं एक जैसी वो एरिया उनका है, ठीक है। दूसरा मेट्स को फाइंड करने के लिए भी, अपने पार्टनर को फाइंड करने के लिए भी। दिस बायोलॉजिकल मार्वल टर्न्स द एबिस इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइलेंट मूविंग कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। तो भाई ये जो बायोलॉजिकल चमत्कार है इसने क्या कर दिया, जो हमारे बिल्कुल अंधेरे वाली जगह है वहाँ पर जहाँ साइलेंट था वहाँ पे बहुत सारे मूविंग कॉन्स्टिलेशन क्रिएट कर दिए, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा कॉम्प्रीहेंशन है, बहुत छोटा सा कॉम्प्रीहेंशन है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंगलर फिश यूज देयर ग्लोइंग अपेंडेज टू। किस लिए यूज़ करते हैं एंगलर फिश, किस लिए यूज़ करती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई प्रे को अपनी तरफ, जिसको खाने वाली है, जिसका खाना है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए। फाइंड पोटेंशियल मेट इन द डार्क, फ्राइटन अवे एनिमल दैट माइट ईच देम, अट्रैक्ट देयर फूड टुवर्ड्स देम, नेविगेट थ्रू द स्काई ब्लैकनेस ऑफ द। भाई सारे गलत है, बहुत ही सिंपल था हमारा। अट्रैक्ट देयर फूड, जो उनका प्रे है, जो उनका फूड है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड ल्योर एज यूज इन द पैसेज। तो भाई सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होने वाला है हमारा इस वर्ड के लिए? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ल्योर करना मतलब क्या होता है? ल्योर करना मतलब किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। अट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो ल्योर करना अट्रैक्ट करना होता है, लुभाना हो गया, अट्रैक्ट करना हो गया। और एंटाइस एक वर्ड लिखा है, एंटाइस मतलब भी जब आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिपेल करना मतलब दूर भेज देना, रिपेल दूर दूर कर देना। इल्यूमिनेट करना मतलब किसी को लाइट मतलब चमक जाना, बिल्कुल ब्राइटन अप हो जाना। चेज करना क्या होता है? किसी के पीछे पड़ना जब होता है, दैट इज चेज। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हमारा एंटाइस हो जाएगा यहाँ पर। एंटाइस और ल्योर दोनों का ही मतलब होता है किसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लुभा रहे हो इन हिंदी, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so moving on to the next question, the title below the best expresses the idea of the passages. कौन सा टाइटल हमारा एक्सप्रेस कर रहा है बेस्ट? The angler, a deep sea hunter, life in the ocean abyss, bioluminescence, सर्वाइवल विद लाइट, कम्युनिकेशन बिटवीन सी क्रिएचर। क्या हो जाएगा भाई? देखो ए और डी को तो आप इजीली हटा सकते हो, ठीक है। ए और डी इजीली हट जाएंगे, बट आप बी और सी में से सोचिए क्या हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। लाइफ इन दी ओशन, लाइफ की बात नहीं हो रही है टिपिकली कि कौन से क्रिएचर रहते हैं, एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, बट हम ये बोल सकते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की बात हो रही है, सर्वाइवल विद लाइट, ठीक है। ए और डी तो वैसे ही हट गए थे, कम्युनिकेशन और एंगलर फिश एक तो एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन जाएगा, बायोल्यूमिनेसेंस सर्वाइवल विद लाइट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड वन कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन कर लिया, एक स्पॉट द एरर कर लिया। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इज ईडियम। ईडियम का आया है ब्रेक अ लेग, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? कल हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट मॉक में जहाँ पर ईडियम का क्वेश्चन था,
आपको सेंटेंस दिए गए थे और सेंटेंस में आपको बताना था कि सबसे अच्छी तरह से कहाँ पर हमारा इडियम यूज हुआ है, ठीक है। तो दैट वाज अ न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला पुराना है, एक वर्ड आपको दे दिया गया है और आपसे मीनिंग पूछा है। किसी को गुड लक विश करना, किसी को इंजॉय करना, एंड अ परफॉर्मेंस या टू बी क्लमजी, क्या हो जाएगा। क्लमजी मतलब क्या होता है, कोई चल रहा है, गिर गया, सामान लेके जा रहा है, सामान गिरा दिया। जब आप ध्यान से चीज़ें नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ यूर बीइंग क्लमजी, ठीक है। जब तोड़फोड़ होता है आपसे, आप गिरते पड़ते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेक अ लेग मतलब टू विश समवन गुड लक, ठीक है। टू विश समवन गुड लक, जब हम किसी को गुड लक विश करते हैं उसको हम ब्रेक अ लेग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें, बिफोर शी वेंट ऑन स्टेज फॉर हर परफॉर्मेंस हर फ्रेंड टोल्ड हर टू ब्रेक अ लेग, ठीक है, क्लियर। जब वो स्टेज पे गई भाई परफॉर्म करने, तो उसके फ्रेंड्स ने उसको ब्रेक अ लेग बोला, भाई मतलब दे विश देम गुड लक, कि अच्छे से हो सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ब्रेक अ लेग मतलब टू विश समवन गुड लक, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, बताओ। The serene lake perfectly dashed the snow-capped mountain in its clear still water. serene मतलब जो बहुत ही शांत लेक है, perfectly camouflage concealed mirrored या opposed। पहले तो सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। कैमोफ्लेज हमको पता है, कोई जब आप सेम कलर की चीज़ किसी के ऊपर डाल दो तो वो हमको दिखाई ना दे, दैट इज़ कैमोफ्लेज्ड, ठीक है। ध्यान नहीं गया हमारा क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है। कंसील्ड करना मतलब किसी चीज़ को हाइड कर लेना होना है। अपोज करना मतलब क्या होता है, जब आपने किसी को अपोज कर दिया, आप उसके अगेंस्ट हो गए, ठीक है। मिरर्ड क्या होता है, जब आपने सेम टू सेम रिफ्लेक्ट कर दिया, कॉपी कर ली वो चीज़, दैट इज मिरर्ड। अब यहाँ क्या आएगा, द सेरीन लेक परफेक्टली डैश द स्नो केप्ड। अब देखो जो शांत लेक है, ये लेक है हमारी, ठीक है, ये क्या कर रही है, स्नो कैप्ड माउंटेन है, तो उसको अपने ऊपर देखो कैमोफ्लेज तो नहीं करेगी, ऑब्वियसली हमको दिखाई देगा। मिरर्ड हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट बन जाएगा कि अच्छे से बिल्कुल जैसी है वो शांत है, तो पूरी फोटो उसके ऊपर छपी हुई है पानी के ऊपर, दैट इज मिरर्ड। मिरर्ड द स्नो केप्ड माउंटेन इन इट्स क्लियर स्टिल वाटर। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, बताइए। वन वर्ड सब्सटीट्यूट, द स्टोरी ही टोल्ड वॉज सो स्ट्रेंज दैट इट वॉज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल टू बिलीव। व्हेन समथिंग इज नॉट पॉसिबल टू बिलीव तो उसको क्या बोलते हैं, अनरियलिस्टिक, इनएविटेबल, इनफॉलेबल, इनक्रेडिबल। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन सिंपल है ये, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल होता है, जिस पे आप यकीन ही ना कर पाए, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब अनबिलीवेबल, तो वही तो बोल रहा है, नॉट पॉसिबल टू बिलीव, बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। इनफॉलेबल मतलब फॉलेबल जो गिरता रहता है, इनफॉलेबल जो कभी ना गिरे, दैट इज इनफॉलेबल। इनएविटेबल इज जिसको नहीं हराया जा सकता, ठीक है। अनरियलिस्टिक इज दैट इज नॉट रियल, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स, तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, बताइए। If the team captain would have followed the coach advice, देखो यहाँ पे ध्यान देना, advice CE that is a noun, SE होता तो that is a verb, ठीक है। They might have won the championship match, बताइए। तो यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन मार्क करूँ कि कुछ और आना चाहिए था, would follow, have followed या फिर had followed या फिर no substitution। what will be the correct answer for question number 8, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए हमें सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत है। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो हमारे बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे यहाँ पर हम। कंडीशनल जहाँ पर कंडीशन होती है, कंडीशन अगर कैप्टन ने एडवाइस को फॉलो किया होता तो
दे माइट हैव वन द मैच, तो उन्होंने जीत लिया होता, मतलब उसने नहीं किया और वो नहीं जीते। सेंटेंस इज कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंसेस कि इफ़ के बाद अगर हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, इफ़ के बाद अगर हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, तब उसके बाद हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कर पाते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो सेंटेंस कंडीशनल है यहाँ पर, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर। सेंटेंस ये बोलता है कि अगर आपका इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, तब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसमें हमारा मोडाल लिखना भूल गई थी, कोई भी मोडाल, जैसे कि आपका हो गया कुड हो गया, माइट हो गया, हैव हो गया, ठीक है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद आती है। अब यहाँ पर मोडाइल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिख रही है, बट यहाँ पर वुड हैव आ गया तो ये गलत हो गया, इसको पास्ट परफेक्ट में बना लो, है ना। तो इफ़ द टीम कैप्टन हैड फॉलोड द कोच एडवाइस, अगर उसने की होती तो दे माइट हैव वन द चैंपियनशिप मैच, उन्होंने जीत लिया होता, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है, हमसे पूछा है कौन से पार्ट में एरर है। द प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ होता है, ठीक है, किसी चीज़ का बढ़ना, किसका ग्रोथ हो रहा है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, अलॉन्ग विद द सब्सिक्वेंट डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल जर्नलिस्टिक आउटलेट्स present a complex and multifaceted challenge to the democratic process। ओके, बताओ, देखो ब्रेक करके बहुत सिंपली स्पॉट द एरर को किया जा सकता है बाय ब्रेकिंग द सेंटेंस, ठीक है। कैसे ब्रेक करना है, पहले आप ढूंढिए आपका सब्जेक्ट क्या है। हम मेन बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोलिफरेशन के बारे में। क्या होता है इसका मतलब ग्रोथ, तो वो क्या बोल रहा है, जो ग्रोथ हो रही है किसकी हो रही है, सेंटेंस में किसी की भी ग्रोथ हो सकती है, XYZ। यहाँ पर किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं और सब्सीक्वेंट डिक्लाइन हो रहा है, अलॉन्ग विद द सब्सीक्वेंट डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल जर्नलिस्टिक आउटलेट, ठीक है। तो जो हमारे आउटलेट्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, ये चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं, ये चीज़ें प्रेजेंट कर रही है कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिएटेड चैलेंज को। मल्टीफेसिएटेड मतलब क्या होता है, जिसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे कंसीडरेशन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोलिफरेशन क्या है, सिंगुलर है, ग्रोथ के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर सेंटेंस में अलॉन्ग विद के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, S1 S2, दिस इज योर सब्जेक्ट 1 दैट इज प्रोलिफरेशन, अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट 2 दैट इज डिक्लाइन की हम बात कर रहे हैं, सब्सीक्वेंट डिक्लाइन की। तो अलॉन्ग विद के केस में हमेशा जो हमारी वर्ब होती है वो S1 के अकॉर्डिंग आती है। तो सब्जेक्ट विच इज़ फार अवे, जो सब्जेक्ट दूर होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब को यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंपल सा रूल। तो द प्रोलिफरेशन ऑफ द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद द सब्सीक्वेंट डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल जर्नलिस्टिक आउटलेट, यहाँ पर ये वर्ब है जो मेरी प्लूरल में लिखी गई है, मुझे इसको सिंगुलर में बनाना पड़ेगा और प्रेजेंट्स करना पड़ेगा। प्रेजेंट कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिएटेड चैलेंज डेमोक्रेटिक पॉलिसी को, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिंपल, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, इस सेंटेंस को अब देखो, ये नया टाइप का कोई क्वेश्चन आया है कि हमको पॉजिटिव डिग्री में हमको यूज करना है, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। तो दो बुक की बात हो रही है कि लास्ट वाली जो बुक मैंने पढ़ी थी, ये वाली बुक जो अब मैं पढ़ रहा हूँ ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये सब्जेक्ट सेंटेंस बोल रहा है। इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो कंपैरिजन में, द लास्ट बुक इज़ लेस इंटरेस्टिंग देन दिस वन, द लास्ट बुक वॉज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, दिस बुक इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग। बताओ क्या हो जाएगा। देखो पॉजिटिव डिग्री में लाने के लिए हमेशा हमको एज को यूज़ करना पड़ता है। एज, देन यू हैव योर सब्जेक्ट, देन यू हैव द अदर एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन को शो करता है,
ठीक है, एज कौन से सेंटेंस में मेरे को एज दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा भाई, ये तो इज और देन आ गया, ये तो बिल्कुल ही अलग है क्योंकि और बुक की हमने बात ही नहीं करी थी। ठीक है, बुक इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ तो कंपैरिजन ही नहीं दिख रहा, तो बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। कंफ्यूज इससे नहीं होना है कि मैम यहाँ तो नॉट लिखा गया है विच इज़ अ नेगेटिव वर्ड, तो पॉजिटिव कैसे हो गया? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, एंड पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कम्स विद एज। जब आप किसी सेंटेंस में एज लगाते हैं इट मीन्स पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन को आपने यूज़ किया है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अच्छा, तो कुछ कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पे है। 4 हमारे पास जम्बल सेंटेंसेस हैं, S1 एंड S6 आर द स्टार्टिंग एंड द लास्ट सेंटेंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए तो करते हैं। द पुश फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैज़ ब्रॉट सोलर पावर टू द फोर फ्रंट ऑफ ग्लोबल कन्वर्जेशंस। बताइए क्या हो जाएगा? 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर। What will be the correct answer for this 11th question? चलो, तो पुश फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने सोलर पावर को फोरफ्रंट पे लेकर आए हैं और ग्लोबल कन्वर्सेशन की जो अब ग्लोबली हम बात करते हैं उसमें बातचीत में जो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की, अगर मैं बात करूं दैट इज़ योर सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर की हम बात करते हैं। अब देयर फंडामेंटल पर्पस इज टू कैप्चर सनलाइट, ये तो हमारा उसका फंडामेंटल कैप्चर बता रहा है। ठीक है, पी वाला सेंटेंस है हमारे पास, तो पढ़ लेते हैं। कन्वर्टेड इनटू अनयूजेबल इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर उसने एक इफेक्ट बता दिया कि इस इफेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एट द हार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी आर सोलर पैनल। ठीक है, ओके। अब मेरे को कोई बात बताओ, ऊपर मैंने बात करी कि भाई आजकल ग्लोबली अगर बातचीत हो रही है सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड, तो सोलर पावर हमारा मेन मुद्दा रहता है जो सबसे पहले हम बातचीत में लाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस दिखता है एट द हार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी की। अगर मैं बात करूँ जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ इस टेक्नोलॉजी का, तो वो क्या है भाई? सोलर पैनल सबसे मेन चीज़ है, विच आर कंपोज ऑफ मेनी इंडिविजुअल फोटोवोल्टिक सेल। बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल उसमें होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि क्यों मैंने सबसे पहले लिखा, देन उनका फंडामेंटल पर्पस, किन का फंडामेंटल पर्पस? इन फोटोवोल्टिक सेल का फंडामेंटल पर्पस क्या है? सनलाइट को कैप्चर करना और उसको कन्वर्ट करना यूजेबल फॉर्म में, जिस प्रोसेस को हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्यू के बाद पी हमारा सेट बैठ रहा है। देन वी हैव एस, व्हेन द सनलाइट स्ट्राइक दी सेल इट। ठीक है, अब क्या हो रहा है? उसी सेल के बारे में बात कर रहे हैं भाई, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब सनलाइट उन सेल्स के ऊपर गिरती है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर देती है, क्रिएटिंग अ फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट। एक डायरेक्ट करंट फ्लो हो जाता है। ये डायरेक्ट करंट हाउएवर नॉट डायरेक्टली कंपैटिबल विद मोस्ट हाउस होल्ड अप्लायंसेस। हर जगह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते डीसी को, तो हम उसको क्या करते हैं, एक इन्वर्टर के थ्रू भेजते हैं ताकि वो अल्टरनेटिव करंट के बीच में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद ये क्लीन साइलेंट प्रोसेस अलाउज द सन इमेंस पावर, रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स एंड पेविंग द वे फॉर द ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, इससे हमारा फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो रही है। दूसरा, एक ग्रीनर फ्यूचर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो सी हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का हमारा क्वेश्चन आया है। हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग टाइम। बताओ कितने मेंबर्स को इन्फॉर्म किया गया अबाउट द मीटिंग इन टाइम। तो कैसे करेंगे? हाउ मेनी मीटिंग्स डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मेंबर्स इन टाइम। मीटिंग्स की बात नहीं हो रही, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन्फॉर्म। हाउ मेनी मेंबर डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द मीटिंग in time? How many members have you informed about the meeting in time? How many members could you inform about the meeting in time? अब ध्यान से अगर मैं देखूं, how many members were informed, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, तो हमको अपने सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। येस और नो?
ये हम जानते हैं कि was या were के साथ verb की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है तो हमारा सेंटेंस पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उसको लिख सकते हैं। द सेंटेंस इज गिवन इन पैसिव वॉइस, ये तो समझ आ गया होगा, क्योंकि कितने मेंबर्स इन्फॉर्म हुए हैं इन फॉर द मीटिंग बाय समवन, किसी एक इंसान ने इन्फॉर्म किया होगा जो मेंशन नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में ही आती है। अब एक्टिव से पैसिव में अगर आपको वर की प्लस थर्ड फॉर्म दिख रही है तो मतलब यहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया गया होगा एक्टिव के सेंटेंस में। हाउ मेनी मेंबर्स डिड यू इन्फॉर्म, ये तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया था क्योंकि मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैव नहीं लगा सकते भाई, सेंटेंस में हैव नहीं है, कुड भी नहीं लगा सकते, तो बी हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेंटेंस गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। बताइए हाईलाइटेड वर्ड है क्या यहाँ पर? Mainstream, common, absolute, symbol. Okay, what is the highlighted word? बता रही हूँ, एक सेकेंड। ओके, सेंटेंस को पढ़ते हैं। Esoteric is your word, ठीक है। Esoteric word is the highlighted word, ये हमारा highlighted word है, ठीक है। इसको हाईलाइट भी कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस वर्ड के लिए आपसे पूछा गया है appropriate synonym. The philosophy of professor's lecture was so esoteric that many students struggled to grasp its core concept, which were intended only for the specialist in the field. बताइए सेंटेंस से ये तो समझ आ गया होगा कि वो बोल रहा है कि जो फिलॉसफी थी प्रोफेसर के लेक्चर की वो इतनी ज़्यादा ईजोटेरिक थी कि भाई स्टूडेंट को बहुत ही प्रॉब्लम हुई, वो समझ ही नहीं पाए उसके कोर कॉन्सेप्ट को। स्ट्रगल टू ग्रास्प इट्स कोर कॉन्सेप्ट, राइट, विच वर इंटेंडेड ओनली फॉर द स्पेशलिस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट के लिए ही बने हैं, ठीक है भाई। तो ये ईजोटेरिक इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो मेन स्ट्रीम नहीं होता, मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता। कॉमन इज समथिंग जो हर जगह पाया जाए, सिंपल भी नहीं होगा। एब्स्ट्रूज मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ आ रहा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज योर एब्स्ट्रूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन ऑफ देम कंटेन एन एरर, किसी एक पार्ट में एरर है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर, बताओ कौन से पार्ट में हमारा एरर है। नो सूनर हैड द टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल व्हेन द क्राउड इरप्टेड इन अ डीफनिंग रोर ऑफ सेलिब्रेशन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हर बच्चा ये जानता है कि नो सूनर के साथ देन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, हमेशा फिक्स्ड पेयर है, फिक्स्ड पेयर ऑफ कंजंक्शन, नो सूनर देन। तो नो सूनर यहाँ पर दिख रहा है लेकिन यहाँ पर व्हेन दिख रहा है, तो गलत हो गया। बहुत ही सिंपल और सिंपल सा रूल था। नो सूनर देन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। No sooner had the team scored the winning goal then the crowd erupted in a deafening roar of celebration, ठीक है। चलिए, तो 14th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 15th की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव अ क्लोज टेस्ट, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट हम लोगों के सामने आया है, करने की कोशिश करते हैं जल्दी से, ठीक है। पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे, पूरे अटेंशन के साथ पढ़ेंगे। Sleep is a naturally recurring state of mind and body, ठीक है। स्लीप एक नेचुरल रिकरिंग स्टेट है हमारी माइंड की, बॉडी की। भाई थक जाता है शरीर और दिमाग, तो हमें सोना मतलब वी नीड टू स्लीप। कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, रिलेटिवली इनहिबिटेड सेंसरी एक्टिविटी एंड रिड्यूस मसल एक्टिविटी। बहुत ही सिंपल सी बात, जहाँ पर आपका ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस आता है कि मतलब आप थोड़ा थके, आप सो गए तो आप थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो गए, फिर आप कॉन्शियस हुए, तो ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस चलती है, जहाँ पे आपकी सेंसरी एक्टिविटी क्या होती है, थोड़ी देर के लिए इनहिबिट हो जाती है, सेंसेस को आराम मिलता है, आपकी आइज़ हो गई, ये सारी चीज़ें शांत हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और हमारी जो मसल्स एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इट इज़
एन डैश प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग बीइंग प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बताइए, इट इज़ एन ऑप्शनल असेंशियल माइनर हार्मफुल। देखो एन लिखा है, हार्मफुल हटा देंगे, माइनर हटा देंगे, ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल प्रोसेस थोड़ी है कि करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो भाई। दिस इज़ अ वेरी असेंशियल, दिस इज़ एन असेंशियल प्रोसेस, एक असेंशियल प्रोसेस है जहाँ जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है, प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ दोनों ही अच्छे से रहे। ड्यूरिंग स्लीप द बॉडी वर्क्स टू सपोर्ट हेल्दी ब्रेन। सोने के टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो सपोर्ट करती है हेल्दी ब्रेन को। अ क्रिटिकल हेल्दी ब्रेन फंक्शन एंड मेंटेन फिजिकल हेल्थ। बहुत ही सिंपल सी बात है, हेल्दी ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करती है और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करती है। इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स स्लीप ऑल्सो हेल्प सपोर्ट ग्रोथ एंड, यहाँ पर क्या आएगा, डैश, बताओ, ग्रोथ एंड डिक्लाइन, एंटरटेनमेंट, स्टैग्नेशन, डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल, ग्रोथ के साथ हमेशा डेवलपमेंट आता है। ठीक है, तो भाई बच्चे सोते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है बच्चों का, ग्रोथ एंड चिल्ड्रन एंड टीनेजर का। ठीक है, स्टैग्नेशन मतलब किसी चीज़ से एकदम से रुक गई है, स्टॉप हो गई है। एंटरटेनमेंट भाई मस्ती मजाक। डिक्लाइन भी गिरना होता है, डाउनफॉल होता है, सिंपल वर्ड्स हैं। ठीक है, द ऑन गोइंग डेप्रीवेशन, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि जो आजकल डेप्रीवेशन चल रहा है भाई स्लीप का, वो लिंक्ड है टू इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। इसके वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इट कैन ऑल्सो डैश द एबिलिटी टू थिंक, रिएक्ट, वर्क एंड लर्न। इट कैन ऑल्सो इन्हांस, इम्पेयर, असिस्ट या स्टेबलाइज। क्या आएगा भाई, हम नेगेटिव बात कर रहे हैं कि जो आजकल स्लीप डेप्रीवेशन हो गया है, जो लोग कम सो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस जो है, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। इट कैन ऑल्सो इम्पेयर, उसके साथ साथ ये इम्पेयर कर देती है, ख़राब कर देती है, डैमेज कर देती है हमारी एबिलिटी सोचने की, रिएक्ट करने की, वर्क करने की और सीखने की। इन्हांस करना मतलब किसी चीज़ को और इम्प्रूव कर देना, बढ़िया बना देना। असिस्ट करना मतलब किसी चीज़ की हेल्प करना। स्टेबलाइज करना मतलब किसी चीज़ को स्टेबल कर देना, कंट्रोल कर लेना, बैलेंस कर देना। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्लोज टेस्ट दिया गया है बेसिकली। ठीक है, देयर आर सेवरल स्टेजेस ऑफ स्लीप दैट पीपल साइकिल थ्रू एंड ईच स्टेज हैज़ अ डैश पर्पस इन मेंटेनिंग दी वेल बीइंग। ओके, बताइए अलग अलग स्टेजेस है, कैसी स्टेजेस हैं, हैज़ अ वेग पर्पस, सिमिलर पर्पस, डिस्टिंक्ट या रैंडम। क्या हो जाएगा, वो क्या बोल रहा है, सोने के बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं एंड ईच स्टेज हैज़ अ डिस्टिंक्ट पर्पस। हर स्टेज का अपना खुद का एक डिस्टिंक्ट, अलग, डिस्टिंक्ट मतलब कैरेक्टराइज्ड, अलग पर्पस होता है हर स्टेज का। ठीक है, हर स्टेज का क्या होता है, अपना डिस्टिंक्ट अलग पर्पस होता है। ठीक है, डिफरेंट पर्पस होता है। बाकी वर्ड्स क्यों नहीं आ सकते, वेग क्या होता है, वेग इज समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, वेग इज समथिंग जो क्लियर नहीं है अच्छे से, नॉट क्लियर। सिमिलर मिलता जुलता। ठीक है, रैंडम कोई भी उठा के किसी को भी दे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये सारा मतलब डिस्टिंक्ट पर्पस है इन मेंटेनिंग द वेलबींग। देयरफॉर इंश्योरिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ quality sleep each night is not a luxury but a necessity, privilege, choice या hobby। भाई it is a necessity। आप ये मत सोचिए कि आप adequate amount of नींद अगर ले रहे हो, sleep अगर ले रहे हो quality की, तो ये सिर्फ एक luxury है। जी नहीं, ये एक necessity है। ठीक है, privilege तो नहीं आएगा। क्या privilege यहाँ पर आ सकता है, प्रिविलेज नहीं आएगा, क्योंकि प्रिविलेज इज समथिंग जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। प्रिविलेज इज समथिंग जो सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट करता है, बट ये प्रिविलेज नहीं है। दिस इज बेसिकली लग्जरी कैन बी अ प्रिविलेज। ठीक है, तो नेसेसिटी हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर। सो वी हैव कंप्लीटेड द क्लोज टेस्ट ऑल्सो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है हमारे सामने, करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। बताइए, द जर्नलिस्ट आस्क्ड द मिनिस्टर व्हाट कंक्रीट स्टेप विल योर मिनिस्ट्री टेक टू एलिवेट द क्राइसिस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखो विल दिख रहा है, विल दिख रहा है, तो हमको इसको वुड में तो करना ही है, तो हम ए ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप हटा दीजिए आसानी से, बिना ज़्यादा दिमाग चलाए हुए। ठीक है, अब हम बी सी डी में से हम यहाँ से चूज़ करने वाले हैं। ठीक है,
चलो बी सी डी, अब बी को पढ़ते हैं। द जर्नलिस्ट आस्क द मैनेजर दैट वॉट। अब देखो यहाँ अगर आपने वॉट लगा दिया तो यू कैन नॉट पुट डैट, इसको भी हटा दो, सिंपल। ठीक है, रूल याद रख लेना, अगर कभी भी वॉट से सेंटेंस शुरू हो रहा है वी नेवर पुट दैट। ठीक है, चलिए द जर्नलिस्ट आस्क द मैनेजर व्हाट कॉन्क्रीट स्टेप हिज मिनिस्ट्री वुड टेक टू एलिवेट द क्राइसिस, और वुड हिज मिनिस्ट्री बी टेकिंग, भाई वुड हिज मिनिस्ट्री बी टेकिंग हटाओ, ऑप्शन सी मार्क कर लो। ठीक है, वैसे भी वुड कभी भी सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाते। अगर आप कोई भी मोडाइल को, वुड हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, ठीक है, डिड हो गया, मतलब ये हेल्पिंग वर्ड्स को भी अगर आप सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं दे मेक द सेंटेंस इंटेरोगेटिव, राइट। तो ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द जर्नलिस्ट आस्क द मिनिस्टर व्हाट कॉन्क्रीट स्टेप हिज मिनिस्ट्री वुड टेक टू एलिवेट द क्राइसिस। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 पे चलते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक, बताइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। द ओल्ड रूमर अबाउट द कंपनी क्लोजिंग इज कम्प्लीटली फॉल्स, यू कैन टेक इट विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। बताइए कौन सा ईडियम यहाँ पर आने वाला है। वो क्या बोल रहा है कि कंपनी बंद होने वाली है, जो ये रूमर चल रहा था वो कम्प्लीटली फॉल्स था, तो यू कैन टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जिसका मतलब होता है नॉट टेकिंग समथिंग सीरियसली, नॉट टेकिंग समथिंग सीरियसली, आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि वो सच नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओल्ड रूमर अबाउट द कंपनी क्लोजिंग इज कम्प्लीटली फॉल्स, यू शुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, डोंट टेक इट सीरियसली। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड, स्पेल चेक आ चुका है। मिलेनियम अक्रेंस, अक्रेंस ही गलत है भाई, देखते ही पता चल गया। ठीक है, अक्रेंस पूरा वर्ड भी नहीं लिखा है इन्होंने, सीई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एयर भी सही है, रिकमेंडेशन भी सही है, बी इज द रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, 23 ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, बताइए एक्टिव वॉइस। द एशियंट आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इन द लॉस्ट सिटी वाज केयरफुली रेस्टोर्ड बाय म्यूजियम कंजर्वेटर्स। चलो सबसे पहले तो ये देखो ये सेंटेंस पैसिव है कि एक्टिव है। भाई बाय दिख रहा है तो पैसिव है। ठीक है, हमको एक्टिव में बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा भी है। ठीक है, कभी कभी ऐसे ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपको उसको एक्टिव में बनाना है। अब अपना सब्जेक्ट ढूंढो, क्या बोल रहा है। एशियंट आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट वाज केयरफुली रेस्टोर्ड बाय द म्यूजियम कंजर्वेटर्स। तो भाई दो लोगों ने काम किया है, एक ने ढूंढा है, एक ने रिस्टोर किया है। अब क्या लिखेंगे, म्यूजियम कंजर्वेटर केयरफुली रिस्टोर्ड द एंशिएंट आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। द एंशिएंट आर्टिफैक्ट व्हिच वाज रेस्टोर्ड बाय द म्यूजियम कंजर्वेटर was discovered by a team of archaeologists in the lost city had the ancient artifact restored, या फिर म्यूजियम कंजर्वेटर वर केयरफुली रिस्टोरिंग द आर्टिफैक्ट। चलो ठीक है, अब यहाँ वर्ब ढूंढो। द एंशिएंट आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड बाय अ टीम इन द लॉस्ट सिटी वाज रेस्टोर्ड। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे को दिख चुकी है, तो क्योंकि वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे को दिख चुकी है, तो जिस भी सेंटेंस में मुझे पास्ट फॉर्म ऑफ रेस्टोर्ड मिलेगा मैं उसको मार्क कर दूंगी। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तो रेस्टोरिंग हो गया, हटा दो। ठीक है, ये हमारा रेस्टोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, सही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वॉज रेस्टोर्ड गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को हम नहीं, यहाँ पर भी है, ऑप्शन ए भी है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से हमको चूज करने की जरूरत है। ऑप्शन ए सही हो सकता है क्या? ऑप्शन ए भी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये काम किया था। ठीक है, किसने किया है, हमारा अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इन द लॉस्ट सिटी हैड द आर्टिफैक्ट रेस्टोर्ड बाय द म्यूजियम कंजर्वेटर्स। ठीक है, सी को हम मार्क कर देंगे। ठीक है, ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने डिस्कवर्ड बाय द टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इन द लॉस्ट सिटी, ऑप्शन नंबर ए। नहीं, कुछ गलत हुआ है ना, ऑप्शन ए या सी में से कुछ गड़बड़ी हो गई है। ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट।
लग रहा था। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक मिनट, इसको हमको इरेज करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। चलो, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, म्यूजियम कंजर्वेटर केयरफुली रिस्टोर्ड। देखो ये वर्ब हमने ली थी मेन, वॉज रिस्टोर्ड। मैंने कहा था कि वॉज रिस्टोर्ड मेरे को दिख रहा है तो मुझे पास्ट फॉर्म ऑफ द रिस्टोर्ड को ढूंढना है, तो उस पे एक्शन किसने किया? बाय म्यूजियम कंजर्वेटर। तो हम म्यूजियम कंजर्वेटर से सेंटेंस को शुरू कर देंगे। रिस्टोर्ड द एंशिएंट आर्टिफैक्ट जो कि डिस्कवर हुई थी बाय द टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इन द लॉस्ट सिटी। बहुत ही सिंपल था, थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से प्रॉब्लम हो गई। आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपको वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली, तो उसके बाद बाय में क्या लिखा है? उसी जो बाय के बाद लिखा है वही है डूअर उस वर्ब का, तो उस वर्ब के डूअर को आप सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर हमने म्यूजियम कंजर्वेटर्स को बना दिया, तो ए हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। इन द सेंटेंस बिलो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। नोन फॉर हिज profligate lifestyle, the young heir spent his entire inheritance on lavish parties and expensive unnecessary gadget within a year. Wasteful, frugal होगा ये, extravagant या corrupt। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24। एंटोनिम पूछा है हमसे। देखो वेस्टफुल इज एंटोनिम पूछा किसका है, बट दैट इज द क्वेश्चन। वेस्टफुल क्या होता है? यूजिंग और एक्सपेंडिंग समथिंग जो हम बहुत केयरलेसली कर रहे हैं। ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए अननेसेसरी आप खर्च कर रहे हो। ठीक है। करप्ट क्या होता है? जहाँ पर आप मतलब करप्ट हैं, ये तो हमको पता है कि डिसऑनेस्ट वेज को आप यूज़ कर रहे हैं। फ्रूगल क्या होता है? जब आप बहुत ही ध्यान से केयरफुल होके चीज़ों को, फ्रूगल है पहली बात तो ये एफ लगा लो, केयरफुल कंसिडरेशन से आप चीज़ों को खर्च करते हो, दैट इज़ योर फ्रूगल। अब यहाँ लेविश लिखा है, लेविश इज जब आप बहुत ही स्टाइल वे में करते हैं, बहुत ही खर्चा करते हैं, तो फ्रूगल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, एक्स्ट्रावेगेंट हमको पता है एक्स्ट्रा खर्च करना, वेस्टफुल बर्बाद करना, करप्ट डिसऑनेस्ट तरीका। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी हैव अगेन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रेजेंट अ पैराग्राफ विद द फर्स्ट एंड द सिक्स सेंटेंस फिक्स। ठीक है, तो पहला और छठा सेंटेंस फिक्स है, बाकी को अरेंज करना है जो हर बार करते हैं। द इंट्रीग्रेट वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन गिव राइज टू अ रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर ब्रेन। ठीक है, जो इंट्रीग्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स सी जो वर्किंग है हमारे दिमाग की, वो क्या करती है? वो देती है हमको बढ़िया मेमोरी। ठीक है, ओके, कैपेसिटी फॉर मेमोरी। ठीक है, पी पढ़ते हैं। इट एनकम्पासेस टू मेन टाइप्स, इम्प्लिसिट मेमोरी स्किल एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी फॉर फैक्ट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, स्किल के लिए इम्प्लिसिट मेमोरी होती है और फैक्ट्स के लिए एक्सप्लिसिट होती है। तो पी से हमारा सेंटेंस है लास्ट वाला, देखते हैं आगे। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी ऑन दी अदर हैंड, देखो ऑन दी अदर हैंड आ रहा है तो मतलब पहले आप इम्प्लिसिट मेमोरी की बात करोगे तो एस और क्यू आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम आर सेंटेंस को यूज़ कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? पहले उसने बोला कि इंटीग्रेट जो वर्किंग है वो क्या देती है? कैपेसिटी देती है मेमोरी के लिए। फिर हम बोलेंगे ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी फॉर मेमोरी जो है कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग फिनोमिनन है। ये दो तरह की होती है, एक हो गया इम्प्लिसिट, एक हो गया एक्सप्लिसिट। फिर हम बात करेंगे इम्प्लिसिट के बारे में, फिर हम बात करेंगे लास्ट में क्यू सेंटेंस दैट इज एक्सप्लिसिट के बारे में। बहुत ही सिंपल था। टुगेदर दीज टू मेमोरी सिस्टम अलाउ अस टू नेविगेट द वर्ल्ड, लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। तो साथ में मिलके दोनों हमारी हेल्प करती हैं टू नेविगेट द वर्ल्ड एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ठीक है भाई, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।